हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कुंदन आप सभी का इस अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कोई एक चैप्टर पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। तो समय बर्बाद ना करें, सीधे हम लोग बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में कि आखिर हम लोग को पढ़ना कैसे है और कैसे समय देना है आपको मैथमेटिक्स पे। तो कुछ भी मैं कराने से पहले आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ। जब कभी भी आप पढ़ने बैठो तो एक कॉपी पेन ले लो और एक समय बना लो और तब पढ़ाई करो, अदरवाइज पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। फिर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। आपने नाम सुना ही होगा एसएससी। जो बच्चे आप में से जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, जो हमें देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको पता होगा कि एसएससी के बहुत सारे फॉर्म्स निकलते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, है ना, एमटीएस हो गया, फिर उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर का हो गया, ग्रुप डी का हो गया। तो बहुत सारे फॉर्म्स एसएससी के निकलते हैं। उसमें कई सब्जेक्ट भी आते हैं, जिसमें से उसमें एक मैथमेटिक्स भी होता है जो आप सबको पता ही है। दूसरा है बैंक। बैंक में भी आपने नाम सुना ही होगा, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, फिर से एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, फिर से आरआरबी है। तो बहुत सारे पेपर उसमें भी होते हैं, ठीक। तो उसमें भी मैथ आते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन और मैं बात करूं रेलवे का, तो उसमें भी एनटीपीसी, आरआरबी, एलपी है। तो जैसे कि आपको सब पता है कि एनटीपीसी के फॉर्म जो निकला हुआ था, अब उसके एग्जाम्स होने वाले हैं 15 दिसंबर से। तो मुझे तो पढ़ाना ही था, ऑफलाइन पढ़ा नहीं सकता था। बच्चों का मैसेज कॉल आ रहा था कि सर आप किसी भी तरीके से एक बार ऑनलाइन आइए। और दूसरी चीज़ है आपका, फिर से मैं बता रहा हूँ, कुछ और भी हैं, अदर एग्जाम्स हैं। तो उसमें अदर एग्जाम में ईएसआईसी मान लो हो गया, एफसीआई हो गया, अगर उसकी तैयारी कर रहे हो, या कुछ बच्चे अगर डीआरडीओ इसरो की तैयारी कर रहे हो, है ना, बीटेक करने के बाद, या फिर पीएसयू के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी एक टर्म मैथमेटिक्स का आता है। तो इन सारे पेपरों को मैंने समराइज करके देखा कि इसमें कुछ कॉमन चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में, जो हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या फिर आपका अदर एग्जाम्स हो, जैसे कि आपका अभी बताया एफसीआई है, ईएसआईसी है ना, डीआरडीओ, इसरो, इन सब में। तो इन सारे पेपरों में कुछ ना कुछ कॉमन चैप्टर्स आते ही आते हैं मैथमेटिक्स के। वो कॉमन चैप्टर हमने अलग से बना रखे हैं, वो 10 चैप्टर्स हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो 10 चैप्टर, उसमें से हमने पहला बना रखा है रेशियो एंड एज प्रॉब्लम्स, और दूसरा है आपका एलिगेशन रूल, मिश्रण का नियम। एक ये छोटा सा रूल है यार, ठीक है। ये मैंने रूल इसलिए यहाँ पे रखा है कि आगे के जितने भी चैप्टर है उसमें कहीं ना कहीं ये रूल अप्लाई होता रहता है। तो इसलिए मैं हम लोग को क्या करना है कि इस रूल को ये पहले ही समझ लेना है, इसको कंसेप्ट को पहले ही समझ लेना है। और मैं फिर से याद दिलाता हूँ, बहुत आराम से पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि बेसिक चीज़ों को लेके चलें, कंसेप्ट को लेके चलें, क्योंकि कंसेप्ट हर एक एग्जाम के लिए सेम होता है। हर एक एग्जाम में जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो आने ही आने हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कंसेप्ट सीख जाओ फिर तो सवाल आराम से होंगे। उसके बाद है थर्ड चैप्टर परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि छूट, और नेक्स्ट चैप्टर आपका है एसआई एंड सीआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो हमने 5 चैप्टर दिख रहा है ना आपको, ये 5 चैप्टर तो समझ लो अरिथमेटिक का बिल्कुल जड़ है। इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको बिना पढ़े आगे के चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। एक्चुअली जो बच्चा पहली बार तैयारी करने आ रहा हो, मेरे हिसाब से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि जो बच्चा पहली बार तैयारी करने आ रहा हो या फर्स्ट टाइम आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको इस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। इस सीक्वेंस में एक बार पढ़ो मेरे साथ, समझ में आएगा, 100% आएगा। फिर से मैं अगर रिवाइज करा दूं आपको, तो रेशियो यानी कि एज प्रॉब्लम्स, उसके बाद एलिगेशन रूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ेंगे, और उसके बाद एसआई और सीआई। ये पांचों के पांचों चैप्टर इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अगला जो 5 चैप्टर हमने बना रखा है वो है स्पीड टाइम डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और दूरी। उसी चैप्टर के अंदर हम लोग बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन के सवाल भी करेंगे, ठीक है, उन्हीं 3 नाम पे बेस्ड होता है। उसके बाद है आपका टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी, यानी कि समय, कार्य और क्षमता। इस चैप्टर के अंदर 2 चैप्टर और आपने सुना होगा, मैन और डे, पाइप एंड सिस्टम। तो मैन और डे और पाइप एंड सिस्टम भी इसी चैप्टर के अंदर आता है, जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी में। और उसके बाद एवरेज, यानी कि औसत, और फिर आपका पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी, बिल्कुल रेशियो बेस्ड भी होता है। और लास्ट है आपका मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। कुछ है नहीं इसके अलावा। ये जो 10 चैप्टर्स हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो 10 चैप्टर्स हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना आता हो। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसके हम लोग बेसिक कंसेप्ट लेके चलेंगे। और जैसे जैसे मैं ये सवाल कराता हूँ, जैसे जैसे चैप्टर्स कराता जाता हूँ, इसके अगर आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो दिख रहा होगा नीचे, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप सवाल करते रहना। ऑफलाइन बंद है। अगर ये एनटीपीसी नहीं आया होता, 15 दिसंबर से पेपर का ऐलान नहीं हुआ होता, तो शायद मैं आज भी नहीं आता। क्योंकि मुझे भी पता है कि ऑनलाइन आप कितना पढ़ते हो, ठीक है। जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ता है, देखो जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, वो समझ जाते हैं। लेकिन जो आप में से जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कैसे समझा जाए उसको, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज से चला जाए। तो आज हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वो चैप्टर है रेशियो, ठीक है।
रेशियो जिसको हिंदी बोलते हैं अनुपात। रेशियो का मतलब अनुपात। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले बड़ी चीज देखो यार, कंसेप्ट को एक बार सीख जाओ। अगर एक बार कंसेप्ट सीख जाते हो ना तो फिर सवाल अपने आप होंगे। रेशियो में कुछ कंसेप्ट है जिससे हर एक चैप्टर में मैं अप्लाई करने वाला हूँ, तो बेहतर होगा आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ रेशियो यानी कि अनुपात। होता क्या है, सबसे बड़ी चीज इसमें कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स विच हैव सेम यूनिट। कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, और जब भी कंपैरिजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है दो या दो से अधिक वस्तु होंगी कंपैरिजन किसी एक में तो हो नहीं सकता। मैं एक मार्कर का कंपैरिजन एक ही मार्कर से तो नहीं कर सकता। हाँ, दो मार्करों में कंपैरिजन कर सकता है, एक ब्लू और एक ब्लैक है। बेसिक सी बात है, आप भी समझ रहे होंगे। कंपैरिजन यानी कि तुलना, और तुलना करने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना जरूरी है। अब इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूँ और ये मार्कर है, तो मेरे और मार्कर के बीच क्या कंपैरिजन हो सकता है। इसका कंपैरिजन हो सकता है कि हाँ, ये मार्कर काफ़ी हाइट में छोटा है, मैं थोड़ा मार्कर से बड़ा हूँ, है ना। तो जब कभी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हो तो उनमें कोई ना कोई एक यूनिट होती है जिसके बीच आप कंपैरिजन कर रहे होते हो, तो उनकी यूनिट भी सेम होती है। समझना मैं क्या कह रहा हूँ, यूनिट क्या होती है, सेम होती है। ये तीन चीज़ें जो बेसिक है रेशियो में। सबसे पहली चीज़ रेशियो यानी कि कंपैरिजन, जिसमें तुलना किया जाता है, और जब कभी भी तुलना होगा तो यहाँ दो या दो से अधिक वस्तुएं होंगी, अधिक चीज़ें होंगी, और उनकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी। मैं इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ, ध्यान देना। अगर मैं कहता हूँ ये अनार है, नंबर ऑफ अनार, और ये बनाना यानी केला, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। अनार की संख्या 1 2 3 4 5 6, और बनाना की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझना यहाँ पे हमने दो चीज़ ले रखा है, एक तो ए है और दूसरा बी है। ये कुछ भी हो सकता है। ए हम ये भी कह सकते हैं कि अमन के पास इतने रुपए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और बमन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 3 3 6 है तो इसको हम लोग कर लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 2 12। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अमन के पास कुल 6 और बमन के पास कुल 12 रुपए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनार की जो संख्या यहाँ पे वो 6 है, तो बनाना यानी केला की जो संख्या है यहाँ पे कितना है, 12 है। अगर हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको A to B, समझना जरा, A to B, या फिर लिख सकते हैं A अनुपात B, या फिर इसे लिख सकते हैं A/B। कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अगर भाग विधि द्वारा हम लोग कंपैरिजन करें A to B, यानी कि अगर 6:12, या फिर इसे लिखते हैं 6:12, या फिर इसे लिखते हैं 6/12। अब समझना 6/12 का मतलब क्या है। ए अनार की संख्या कितनी थी, 6 थी, और बनाना की संख्या कितनी थी, 12। हमने लिखा 6/12, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। पढ़ा ही होगा आपने फ्रैक्शन में, ठीक है। रेशनल नंबर्स में आपने पढ़ा होगा, 6वीं 7वीं क्लास में भी ये सारी चीजें हैं। इक्विवेलेंट रेशनल बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6/12 क्या हमने किया, ऊपर 6 से डिवाइड और नीचे भी 6 से डिवाइड। अगर फ्रैक्शन में हर एक नंबर यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों किसी एक ही संख्या से कट रहा हो तो आप उसे कटा के लिख सकते हो, और ये बन गया 1/2। अब 1/2 का मतलब समझना, एक अनार है तो बनाना की संख्या कितनी होगी, 2। अगर 2 अनार है तो बनाना की संख्या 4। 3 अनार है तो बनाना की संख्या 6। मेरा कहने का मतलब है कि जो अनार और बनाना का कंपैरिजन है वो 1:2 में है। अगर आप इसे एज अ फ्रैक्शन देखते हो, रेशियो का एज अ फ्रैक्शन देखते हो, तो ये हाफ है, एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है। लेकिन जब इसमें रेशियो की बात करते हैं तो ये तुलना होता है। ये एक अनार है तो 2 बनाना है, इसी रेशियो में ये कंपैरिजन होगा। मतलब कहने का कि हर बार बनाना की संख्या एप्पल से कितनी गुनी है, 2 गुनी है। इसी फॉर्म में हमको रखना है, चाहे जितनी भी हमारे पास एप्पल और बनाना हो जाए, उसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा कि एप्पल जो है, सॉरी, अनार जो है वो बनाना का आधा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बनाना है वो एप्पल का क्या है, अनार का क्या है, 2 गुना है। तो बात को समझना, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक रेशियो का छोटा सा टर्म बताया कि इसको लिखा कैसे जाता है, A/B, यानी कि A/B। अब हमने इसमें 2 3 चीजें की हैं, उसको हमने सिर्फ पॉइंट में लिख दे रहे हैं। पहली चीज याद रखना, आगे काम आएगा, बहुत बेसिक चीजें। आप इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई
या फिर डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एनी नंबर ऑफ ईच टर्म। रेशियो के प्रत्येक टर्म में आप किसी भी संख्या से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो। ये आगे चल के यूज होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, और इसमें से बहुत खास बात नहीं है। दूसरी चीज हम लोग आगे बता रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट ईच टर्म ऑफ सेम रेशियो। इसको मैं पूरे डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। एक ही रेशियो के प्रत्येक टर्म को, एक ही रेशियो के, सेम रेशियो के प्रत्येक टर्म को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लास्ट जो रेशियो है मे बी रियल। जो रेशियो है वो रियल हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इसमें हमने कहा अमन और बमन के पास जो पैसों का रेशियो है वो 2:3 है। 2:3 है। इसका क्या मतलब हुआ कि अमन के पास अगर 2 रुपए तो बमन के पास ये 3 रुपए। क्या ये फिक्स है कि हाँ अमन के पास 2 ही रुपए होगा? नहीं, हम ये मान सकते हैं कि हाँ हो भी सकता है कि अमन के पास 2 रुपया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अमन के पास 20 रुपया हो। अगर अमन के पास 20 रुपया हो तो बमन के पास डेफिनेटली कितना होगा, 30, क्योंकि हर एक में कितने से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। और अगर रेशियो के प्रत्येक टर्म में हम लोग किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रेशियो आया कहाँ से? रेशियो में यानी कि किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी रेशनल नंबर में हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना ध्यान रखना कि हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये पॉइंट है कि हम लोग किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी नंबर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर सेम रेशियो है तो। रेशियो की बेसिक जो कंसेप्ट है इसके बारे में हमने बात किया। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे इन सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ। थोड़ा सा वक्त लगेगा, धीरे धीरे हम लोग सही लाइन और लेंथ पे आ जाएंगे। अभी तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे समझना चाहते हो। ऑफलाइन अलग था, ऑनलाइन अलग है ना। कोशिश करेंगे कि हम लोग एक इस प्लेटफॉर्म पे जितना जल्दी हो सके एक दूसरे को जल्दी समझ जाएं। थोड़ा सा वक्त तो लगता है। अब जैसे मान लो मैंने बात किया है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि 500 रुपीज है, समझना 500 रुपीज को अमन और बमन में बांटना है 2:3 में। इसका क्या मतलब हुआ, समझना। इसका ये मतलब है कि अगर अमन को 2 रुपये दिया गया तो बमन को कितना दिया गया होगा, 3 रुपये, और दोनों को मिलाकर कितना दिया गया है, 5 रुपये। लेकिन दोनों में रियल में कितने पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, 500 रुपीज का। हमने क्या बोला था कि 500 रुपीज है जो अमन बमन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है किस रेशियो में, 2:3 में। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 और 3 का सम, जो हमने लास्ट में पॉइंट एक लिखवाया था, ध्यान दो कि हम लोग रेशियो को, एक ही रेशियो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 5। हमने ये कहा कि जो ये 5 रेशियो है इसकी रियल वैल्यू कितनी है, 500। तो बताओ 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 100। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 100 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, और 3 की वैल्यू 300। इसका ये मतलब हुआ कि अमन को 200 रुपये दिया गया होगा तो बमन को 300। मेरा ये कहने का मतलब है कि रेशियो में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी संख्या से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे हमने 100 से किया है तो 200 बना है, तो यहाँ भी 100 से करेंगे तो यहाँ पे 300 बनेगा। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जो रियल नंबर है वो किसकी वैल्यू है। ये जो रियल है, ये 500 क्या है, रियल है। ये किसकी वैल्यू है, ए और बी की टोटल वैल्यू। और ए और बी का टोटल रेशियो कितना, 5। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 500। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 500 डिवाइडेड बाई 5 यानी 1। अब समझना जरा एक चीज और, अगर मैं दूसरी बात करूं, कुछ पैसे, समझना अच्छे से, सम रुपीज, कुछ पैसे अमन और बमन में बांटा गया और वो 2:3 में बांटा गया, बट बमन को 500 रुपये अधिक मिले। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बेसिक अभी लेके चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप जब आगे तक देखते चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी थोड़ा सा मुझे भी सेट होने में समय लग रहा है, आपको भी पता है, जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं, कि 6 महीने बाद फिर से घर पे रहना और उसके बाद अचानक से फिर से हम आके पढ़ाने लगे तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, पर जल्दी हम लोग फ्लो में आ जाएंगे। ठीक है, देखो बात हमने किया है कि ए रेशियो बी यानी 2:3 में है। कुछ रुपए जो है ए और बी में बांटे जा रहे हैं, इतनी बात समझ में आ रही। लेकिन बी को 500 रुपये अधिक मिले हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो 500 रुपीज है क्या वो ए और बी का सम है?
नहीं, ये ए और बी का डिफरेंस है। मैंने एक चीज और भी बताया था अभी कि आप सेम रेशियो का आइडिया सेपरेट कर सकते हो। देखो रेशियो में इसका वैल्यू कितना ज्यादा है, 1। रेशियो में कितना ज्यादा है, 1। और कितना रियल में ज्यादा है, 500। यानी कि 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 500 रुपीज के। तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1000। इसमें कि 500 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1500। ठीक है। तो एक बात बताओ यार, कि अगर ए और बी में 2:3 के रेशियो में बांटा गया था, लेकिन बी को अगर 500 रुपीज ज्यादा मिला था, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कंपैरिजन जो कर रहे हैं, यहाँ पे जो तुलना कर रहे हैं, वो बी का ज्यादा है, किससे, ए से। हम जब रेशियो देख रहे हैं तो रेशियो में 2 और 3 है, यानी एक रेशियो ज्यादा है, और एक रेशियो जो ज्यादा है उसी की रियल वैल्यू कितनी है, 500 रुपीज। अगर एक रेशियो की रियल वैल्यू 500 है, तो हम ये कह सकते हैं 2 रेशियो की वैल्यू 1000 होगा और 3 की वैल्यू 1500। इसका मतलब कि रियल में देखो 1000 और 1500 में कितना अंतर हो गया, 1500। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रियल वैल्यू है वो किस रेशियो का है, उसी से बस कंपेयर कर लो, बात खत्म हो जाएगी। और एक तीसरा अगर मैं पॉइंट बनाऊँ इसी में, हम कहते हैं कि कुछ है रुपया, मान लेते हैं है कुछ सम रुपीज, और ये ए और बी में बांटा गया है, ए और बी में बांटा गया 2:3 में। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ए को, यानी कि अमन को 500 रुपये मिले, तो बताओ अब कुल कितने पैसे हैं। अब यहाँ पे बताओ 500 रुपीज वापस, क्या 500 रुपीज यहाँ पे ए और बी का टोटल है, नहीं। क्या 500 रुपीज बी और ए का डिफरेंस है, नहीं। यहाँ पे जो 500 दिया है, यानी रेशियो में जो रियल वैल्यू, जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, मैं आगे चल के बताऊंगा कैसे इन सब का यूज हो रहा है। रेशियो के अंदर जो भी रियल वैल्यू है, आप ये सर्च किया करो कि ये किसका रियल वैल्यू है। तो ए को 500 रुपीज मिला है, तो यहाँ पे ए का जो रेशियो है वो कितना है, 2। और इसी 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 500। तो बताओ 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 250, है ना। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 250 है, तो 2 की वैल्यू 500, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 750। अरे 25 का 3 गुना हो जाएगा, 1 का 3 गुना 3, 25 का 3 टाइम्स 750। यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू अगर 250 है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो इसको 500 तो मिला ही मिला था, इसको कितना हो जाएगा, 750। अगर हम टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 750 प्लस 500, यानी 1250। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो रियल वैल्यू है वो किस रेशियो का है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो अगला सवाल जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कि 4 व्यक्ति हैं, अमन, बमन, चमन और डमन, और उनमें पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार हुआ है, 3:5:9:13। ठीक है। 4 व्यक्ति हैं, अमन, बमन, चमन, डमन, आप पता ही होगा इन चारों के नाम से, आप बहुत अच्छे से अवगत होंगे। और उनका रेशियो दे रखा है कि वो किस रेशियो में पैसे डिस्ट्रीब्यूट उनके पास हुआ है, वो रेशियो हुआ है 3, 5, 9 एंड 13। ठीक है। उसके आगे ये बोल रखा है कि यदि चमन का हिस्सा अमन के हिस्से से 2412 रुपये ज्यादा हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक। इनमें कुछ पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और वो रेशियो है 3:5:9:13। 3:5:9:13। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर ए को 3 रुपये मिला होगा, तो बी को 5 रुपये, सी को 9 रुपये और डी को 13 रुपये। इस हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इसी रेशियो में पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और आगे ये भी कह रहा है कि यदि जो चमन का हिस्सा है वो अमन के हिस्से से 2412 यानी कि 2412 रुपये अधिक है। यहाँ पे चमन ये है और अमन ये है। अब एक बात बताओ यार, सीधी सी बात है, चमन का हिस्सा अमन के हिस्से से, देखो चमन का हिस्सा अमन के हिस्से से, यहाँ पे बाकी में रेशियो से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक सेम रेशियो बना हुआ है ABCD का, कि 3, 5, 9 और 12, 13 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि जो चमन का हिस्सा है वो अमन के हिस्से से ज्यादा है। रेशियो में देखो कितना ज्यादा है, 6 रेशियो ज्यादा है, और इसी की रियल वैल्यू कितना है, 2412 रुपये। बताओ यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से डिवाइड कर दो, 402 रुपये। बात समझ में आ रहा है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी कि 402 रुपये है। अब यहाँ पे आगे क्या पूछ रहा है कि बमन और डमन का कुल हिस्सा। अब एक बात बताओ, हमें 1 रेशियो की रियल वैल्यू मिल गई 402 रुपये। अब हमसे ये पूछ रहा है, कह रहा है कि बमन और डमन का कुल हिस्सा बताओ। समझना भाई, ये 5 और ये 13, तो आप जरा बताओ बमन और डमन का कुल रेशियो कितना है, 13 और 5 18 रेशियो। 18 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 402 गुणे 18, मल्टीप्लाई कर लो, 36 72 यानी 7236 रुपये। खत्म हो गया। मैं ये सब सवाल क्यों करा रहा हूँ दोस्त, सिर्फ इसलिए कि आप ये समझ पाओ कि जो रेशियो के अंदर जो भी सवाल है उसमें जो रियल वैल्यू है वो रियल वैल्यू किसके हैं।
आप जब भी कभी भी कोई भी सवाल करो तो सबसे पहले फोकस करो कि जो सवाल में रेशियो वैल्यू, जो रियल वैल्यू है वो किस रेशियो का है। जैसे मैंने पिछले भी एग्जांपल दिया था, यहाँ पे भी एक एग्जांपल्स हैं और ये सब भी एग्जाम में पहले आ चुके हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ए, बी और सी और डी में 4 व्यक्ति हैं, अमन, बमन, चमन, दमन, और उसमें कुछ पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, किस रेशियो में, 3, 5, 9 एंड 30। यानी कि अगर अमन को 3 रुपए दिया गया होगा तो बमन को 5 रुपए, और चमन को 9 रुपए, और दमन को 13 रुपए। फिर सवाल में एक बात बोली गई है कि जो चमन का पैसा वो अमन के पैसे से ज्यादा है, और देखो रेशियो में भी ज्यादा है। रेशियो में कितना ज्यादा है, 6 रेशियो, और रियल में कितना ज्यादा है, 2412 रुपए। फिर वहां से हमने एक रेशियो की वैल्यू निकाली, और फिर बमन और डमन का पूछा गया है, तो बमन और डमन का कुल रेशियो कितना है, 18, 18 रेशियो की वैल्यू हुई 723। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा अगले पैटर्न पे चलते हैं, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, वो भी सीखना जरूरी है। अभी हमने क्या किया था, जो भी रियल वैल्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, रियल वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किया रेशियो में। अब कभी कभी डायरेक्ट रेशियो दिया नहीं होता है, तो बनाना पड़ता है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए मेरे पास फिर से कुछ छोटे छोटे से सवाल है, उनको करना जरूरी है। आप जरा बताओ, अगर हमने लिखा कहीं पे, समझिएगा, A/2, A/B, 2/3, B/C, 2/5, और आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए कितना आसान सवाल है ना। उस तो सोच रहे हैं ये सब करा क्यों रहे हैं यार, फर्स्ट टाइम है आपका। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कभी भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हो, तो ये सब पढ़ना जरूरी है। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस सेशन मैं अलग से लेके आऊंगा, ठीक है। आप हो सकता है तो इसकी स्पीड बढ़ाकर जल्दी से देख सकते हो सकता है कहीं आगे आपको कुछ मिल जाए, अदरवाइज आप प्रैक्टिस सेशन पे आओ, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, ए और बी 2/3 है, और बी और सी 2/5 है। हमने कहा ABC, पहले तो इसका मतलब समझ लो। यहाँ पे बोला गया कि A/B 2/3, यानी कि ए को अगर 2 रुपए मिला होगा तो बी को 3 रुपए। जब कभी भी ए को 2 रुपए मिलेगा तो बी को 3 रुपए ही मिलेगा। अगर ए को 4 रुपए दिया गया होगा तो ए का अगर 4 रुपया होगा तो बी का 6 होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ हम इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट ना कर लेना। इनका आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, किसी नए रियल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें नहीं होता है। जैसे अगर हमने बात बोला कि अमन को अगर 20 रुपए दिया गया होगा तो बमन को 30 रुपए दिया होगा, यहाँ पे बमन को अगर 2 रुपए मिला है तो चमन को 5 रुपए। इन दोनों के इसी अनुपात में, इसी रिलेशन में पैसे दिए जाएंगे। बमन चमन में यही हमेशा होगा 2, 5, और अमन बमन में होगा 3, लेकिन हमें तीनों का कंबाइन करना है। तो जरा सोचो, यहाँ पे जो बमन का हिस्सा है वो कितना है, 3 है, और यहाँ पे जो बमन का हिस्सा है वो कितना है, 2 है। अगर हम दोनों बगल बमन के हिस्से को बराबर कर लें तो हम लोग कंपेरिजन आराम से कर सकते हैं। ध्यान देना कैसे, यहाँ पे बमन 3 है, यहाँ पे बमन 2 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो और 3 का नीचे, देखो। और जब भी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने लिखवाया था शुरू में, आप फिर से जाके देख लेना, मल्टीप्लाई या डिवाइड बाई एनी नंबर इन ईच टर्म, हर एक टर्म में करोगे, अदरवाइज रेशियो का जो वैल्यू है वो बदल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4, 3 × 2 6। अब देखो 2 और 3 और 4 और 6 सेम रेशियो है, बस इक्विवेलेंट इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ये इक्विवेलेंट रेशियो, अगर ये 2 3 है तो ये 4 6 है, यानी कि अगर 2 इसको मिला है तो 3 इसको मिला है, और इसका अगर 2 गुना हुआ है तो इसका भी इसको 2 गुना हुआ है। उसी प्रकार यहाँ से आज देख लो, 3 × 2 6, बी की वैल्यू 6 हो गई और सी की वैल्यू 15, यानी इन तीनों का कंबाइंड रेशियो हो गया। हमने ये क्यों बताया, अभी पिछले सवालों में मैं डायरेक्ट ये दिया था ABC का कंबाइंड रेशियो, लेकिन अब इसमें क्या हो गया ना कि अलग अलग 2 रेशियो को कंबाइन करना पड़ रहा है, तो कंबाइन करना भी आपको आना चाहिए। चलो एक और कर लेते हैं इसी में, समझना। अगर मैं कहता हूं A/B = 1/2, B/C = 3/1, और C/D = 2/1, मान लेते हैं ये आसान सा सवाल है। हमने कहा कि अब बताएं, आप फाइंड करें A/, B/, C/D कितना होगा, है ना। आसान सा ये भी है, कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग करके बैठे भी होंगे, ऐसे क्लास में भी होता था, बैठ जाते थे करके, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता था कि हो क्या रहा है। अभी आगे जब सवाल आएंगे आप खुद ही फंस जाओगे, आगे इन्हीं सब कंसेप्ट पे आएगा, तो थोड़ा सा इसको समझते चलो बस, बाकी तो मैं हूँ करा ही दूंगा सारे। देखो A और B और C और D, इसका मतलब समझ लो कि अगर A के पास 1 रुपए तो B के पास 2 रुपए है, अगर बमन के पास 3 रुपए तो फिर चमन के पास 1 रुपए, चमन के पास 2 रुपए तो डमन के पास 1 रुपए, और हमें इन सबको कंबाइन करना है। हमें बताना है इनमें सबसे ज्यादा किसके पास है और सबसे कम किसके पास है। तो इसके लिए हम लोग फिर से वही कंसेप्ट, इसको बराबर करेंगे, ये B और B बराबर करेंगे, और ये C और C बराबर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इनको बराबर करना होगा और फिर इनको बराबर करना होगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बताओ इसमें
3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2 से नीचे करेंगे। आप जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 6 होगा, 2 से मल्टीप्लाई 3 × 2 6 हो जाएगा। लेकिन देखो सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2, और यहाँ पे सी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 2, तो अब हमें कुछ चेंज मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 6, सी की वैल्यू हो जाएगी 6, सी की वैल्यू हो जाएगी 2 और डी की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखो कितना आसान हो गया। सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो किसके पास है, ए के पास है, सॉरी सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो किसके पास है, बी के पास है, और सबसे जो कम पैसा है वो किसके पास है, डी के पास है। तो इस तरीके से आप इन सारे सवालों को कर सकते हो, यानी कि कंबाइन करना हम लोग अभी सीख रहे हैं। देखो मैं कुछ अब अगले सवालों पे आता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो ये छोटे छोटे से सवाल थे समझ में आए होंगे। नहीं आया होगा तो एक बार आप जरूर रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। बहुत आसान थे यार, ये सब आता भी होगा आप लोग को, नहीं आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो समझ में आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा रेशियो में मल्टीप्लाई या डिवाइड का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से यूज होता है। मैं एक छोटा सा सवाल लेकर आऊँ आपके सामने, ध्यान देना। मैं कहता हूँ ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू 2:3, और अगला हमने लिखा बी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल टू 1:3। अजीब सा सवाल लग रहा है ना, लेकिन अब आपको फाइंड करना है सी रेशियो ए प्लस बी। पहले तो हम लोग सवाल को समझेंगे, ठीक है। यहाँ सवाल ये है कि कुछ पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लेते हैं जो भी पैसा है उनका, उन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किस में हो रहा है, अमन बमन और चमन में। यहाँ पे 3 लोग हैं, अमन बमन चमन, अमन बमन चमन, हर एक में क्या है ना, अमन बमन चमन है। तो इन तीनों में पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। अगर इन तीनों में पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है तो वह इस प्रकार से हो रहा है कि अगर अमन को 2 रुपये दिया गया है तो बमन और चमन को 3 रुपये दिया गया। मैंने क्या बताया था, आप रेशियो का ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बी और सी के रेशियो को ऐड करके लिखा गया 3, लेकिन इसमें से बमन का कितना और चमन का कितना ये हमें पता नहीं है। बस इतना पता है कि अमन को अगर 2 रुपये मिला है तो बमन और चमन को कितना मिला है, 3 रुपये। एक चीज और भी, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन अगर हम दूर कर लें, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अमन डिवाइड बाई बमन प्लस चमन। शुरुआत में बताया था रेशियो का नोटिफिकेशन इस तरीके से भी किया जा सकता है, डिवीजन मेथड से भी कंपैरिजन हो सकता है। ये वही है 2/3। यहाँ पे देख लो बी और सी प्लस ए, अगेन बी को अगर 1 रुपये मिला है तो सी और ए को कितना मिला है, 3 रुपये। इसमें से सी को कितना मिला ये हमें पता नहीं है, इसमें से ए को कितना मिला ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सी और ए का जो सम है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। अब हमें ये बताना है सी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब जरा बताना हमारे पास कुल कितने लोग हैं, 3 है, अमन बमन और चमन है, और उसी अमन बमन चमन में पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जहाँ पे अमन को अगर 2 रुपये मिला है तो बमन और चमन को 3 रुपये मिला है, अगर बमन को 1 रुपये मिला है। सोचो जरा, अगर हम यहाँ पे रख दें कि बमन का 1 रुपये है तो ऑब्वियस बात है चमन का कितना हो जाएगा, 2 रुपये, और चमन का अगर यहाँ 2 रखते हैं तो अमन का 1 होगा, जो कि अमन का ऑलरेडी यहाँ पे कितना दे रखा है, 2। यानी कि 2 अलग अलग रेशियो है, समझना। 2 अलग अलग रेशियो को हम लोग डायरेक्टली कंपेरिजन नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होंगे। हर एक सवाल के 2 अलग अलग रेशियो में कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। जैसे पिछले सवालों में मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको, ए रेशियो बी हम लोग पढ़े थे 2:3, और बी रेशियो सी पढ़े मान लो 1:5। तो यहाँ पे क्या देखो, बी और बी कॉमन था तो हम लोगों ने उसको क्या किया था, बराबर किया था, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करना है। हर एक सवाल में कुछ ना कुछ होता है जो आपको ऑब्जर्व करना होता है रेशियो में। अब देखो यहाँ पे जो रेशियो, अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि ए की वैल्यू यहाँ, बी की वैल्यू यहाँ, सी की वैल्यू, सब अलग अलग है। यहाँ पे दोनों का एडिशन, यहाँ भी दोनों का एडिशन, यहाँ भी दोनों का एडिशन है। लेकिन एक चीज तो कॉमन दिख रहा है कि जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इन्हीं 3 में हो रहा है, ए बी और सी में। जरा सोचो, अगर उन तीनों में हो रहा है तो यहाँ पे टोटल सम जो है वो कितना है, 2 और 3 का सम कितना है, 5। यानी कि अगर अमन को 2 रुपये मिला है और बमन चमन को 3 रुपये मिला है तो इन दोनों में, इन तीनों में कुल कितना पैसा गया, 5 रुपये गया। वही पैसा इस तरीके से जब बांटा गया है तो यहाँ पे कुल कितना है, 4 है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वही 3 पर्सन है ना, अमन बमन और चमन अगर 3 पर्सन है और इनको पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जितना पैसा यहाँ पे उतना ही पैसा यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये 5 और 4 है, इनको बराबर करने के लिए ऊपर 4 से गुणा करते हो और नीचे 5 से। जब ऊपर 4 से करते हो तो हर एक टर्म में करना होगा, अदरवाइज रेशियो चेंज हो जाता है। बात समझ में आया। अब ये देखो कितना हो जाएगा, 20, और ये भी कितना हो जाएगा, 20। क्लासेज में होता है कि 1 से 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल करा सकते हैं। अब यहाँ पे यार एक है, आप खुद देख लो, इसे बार बार देख लो, समझ जाओगे। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो ABC में
3% में हो। अगर तीनों के पास कुल देखा जाए तो यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 4 था, तो इनको हमने क्या किया, बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किया है। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से नीचे 20, 20 बन गया। जब भी आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक टर्म में करोगे, रेशियो के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करोगे। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी और यहाँ भी, ताकि रेशियो में कोई फर्क ना पड़े। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समझना। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। आप एक बात बताओ, तीनों की टोटल वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 20। 20 में से कितना निकल गया 13, 8 और 5 13, 13 निकल गया, कितना बचेगा 7। तो इसका रेशियो हो जाएगा 7/13। कुछ है नहीं, आसान सा सवाल था। ये एक छोटा सा टाइप था अभी जो हम लोगों ने किया। उम्मीद करता हूँ कि इस पे जो सवाल मैं अगर टेलीग्राम चैनल पे भेजता हूँ तो आप डेफिनेटली कर ले जाओगे। तो मैं इस पे बहुत सारे सवाल आपके चैनल पे भेज दूंगा, वहां से आप देख लेना। एक ये छोटा सा टाइप था जो हमने अभी कराया। मैं एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज करा दे रहा हूँ शुरू से, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा, हमने टॉपिक लिख रखा है रेशियो, यानी कि अनुपात, ठीक है। तो होता क्या है अनुपात, सीधी सी बात है, बस एक चीज दिमाग में रखो, अनुपात का मतलब कंपैरिजन। जब भी कंपैरिजन होगा तो कम से कम 2 व्यक्ति आएंगे, 2 या 2 से अधिक आएंगे, और जब भी कंपैरिजन होगा तो उनकी यूनिट सेम होगी। मैं थोड़ा सा अगर फिर से बात कर लूँ, जरा सोचो, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या लड़का और लड़की में कोई कंपैरिजन है? नहीं, एक यूनिट होना चाहिए। मैं बात करता हूँ कि यूनिट, ये 50 किलोग्राम का लड़का है, ठीक है, और ये लड़की मान लो 70 साल की है, ठीक है। ये लड़की नहीं होगी, औरत ही होगी। अगर ये 50 किलोग्राम का है और ये 70 साल की है, तो क्या इसमें कोई कंपैरिजन है? 2 लोग तो आ गए, यूनिट भी आ गई, ये किलोग्राम है और इस ईयर्स है, यानी कि इसका वेट है और इसका ईयर्स है, एज है। तो क्या इनमें कोई कंपैरिजन है? नहीं, इसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं है। यूनिट होनी चाहिए, लेकिन यूनिट कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब देखो, अगर लड़की भी 70 किलोग्राम की और लड़का 50 किलोग्राम का है तो डेफिनेटली इसमें कंपैरिजन है। किसका वेट ज्यादा है? लड़की की, है ना। जिसका वेट कम है, लड़के का। तो आप इनका कंपैरिजन हाइट, वेट, एज किसी में भी कर सकते हो, लेकिन उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमने बताया था कि जो रेशियो है उसके प्रत्येक टर्म में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, रेशियो के प्रत्येक टर्म में हम लोग किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने लिखा था कि रेशियो, कोई भी अगर रेशियो लिखा हुआ है उसके हर एक टर्म को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इतनी सारी बातें अगर आप याद रखते हो तो फिर आगे हम लोग जो भी सवाल करेंगे उसमें इन सबका यूज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैंने बताया था कि जो भी रियल वैल्यू है सवाल के अंदर, जो भी रियल वैल्यू है, आप ये सर्च किया करो कि वो किस रेशियो का रियल वैल्यू है। पहली चीज, अगर वो रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ है तो फिर वहां से कंपैरिजन कर लो। लेकिन अगर वो रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया है तो उस रेशियो तक पहुंचने के लिए हम लोग कुछ थोड़े से कैलकुलेशन करते हैं। जैसे अभी हमने किया था लास्ट वाले सवाल में, इसके पहले भी एबीसी को कंबाइन करने के लिए किया था। तो ऐसे सवाल जहां पे हम लोग कंबाइन करना सीखेंगे या फिर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उनको उस फॉर्म में बनाने की कोशिश किया जाएगा, इस तरह के जितने भी सवाल होंगे हम आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, ठीक है। आप वहां से उसको देख लीजिएगा। अगली क्लास में मैं जरूर इससे आगे के सारे सवाल लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा ही लगेगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस टाइप के सवाल में होता है रेशियो में। मैं उसको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। चलिए।